हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? थैंक यू अमित। आपको भी कूल कूल प्रणाम। आज ठंडक ज्यादा है लखनऊ में, इनफैक्ट, है ना। आज ठंडक एकदम से ज्यादा बढ़ गई है। शिवम वेलकम। शिवम कहाँ से क्लास कर रहे हैं, लाइब्रेरी से कि घर से? ठंडक में बैठे हुए हैं अभी भी लाइब्रेरी में? घर से घर आ गए, चलिए बढ़िया है। मौसम आज सर्दी ज्यादा है। हाँ, आज ज्यादा है ठंडक। पल्लवी वेलकम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल पॉलिसीज को। गौरव वेलकम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल पॉलिसीज को। कल हम लोगों ने क्या देखा था, मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करी थी। आज हम लोग फिजिकल यानी कि राजकोषीय पॉलिसी डिस्कस करेंगे। कैसा हमारे जो अर्थव्यवस्था है उस पर राजकोषीय पॉलिसियां जो है कैसे इम्पैक्ट डालती है, क्या क्या उसका इम्पैक्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आज का। तो बताइए, क्या क्या चीजें आपने अभी तक समझ में आई इसमें कि राजकोषीय पॉलिसियों में हमारा बेसिकली क्या होता है। डबल वॉइस आ रहा है क्या? सोनाली वेलकम। क्या डबल वॉइस का इशू आ रहा है क्या? अगर आ रहा बताइए, रिफ्रेश कर लेता हूँ। चलिए अच्छा, अब ठीक है। देखिए, अच्छा वॉइस नहीं आ रही, अब आ रही है आवाज? ऑडियो वीडियो क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। कुछ नेटवर्क का इशू होगा, एक बार रिफ्रेश तो कर लिया मैंने। अच्छा, आपके में लाइव अभी शो हुआ है, ओके ओके। कुछ हो सकता है नेटवर्क का ग्लिच हो, आई थिंक उसकी वजह से इशू आ रहा हो। प्रज्ञा वेलकम। तो कल तक हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसीज को देखा था। आज हम लोग फिजिकल पॉलिसी यानी राजकोषीय पॉलिसियां, कैसे को हमारी सरकारें इन्फ्लेशन को घटा बढ़ा सकती है। कोई बच्चा कमेंट करके बता सकता है इन्फ्लेशन को हमारी सरकारें कैसे ऊपर नीचे कर सकती हैं? बताइए, कमेंट करके बताइए। सरकार के पास क्या टूल होता है? आरबीआई के पास तो हमने कल टूल्स देख लिए। आरबीआई के टूल्स तो कल हम लोगों ने देखे, क्या क्या टूल्स होते हैं इनके, है ना। सरकार के पास कौन कौन से टूल्स होते हैं, बताइए। कोई बच्चा कमेंट कर सकता है इस पे? चलिए, नहीं पता तो नो लिख दीजिए, नो लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ, नो आइडिया। देखिए, सरकार भी हमारी जेब पे, हमारी जो जेब है हमारी पॉकेट पे नहीं अमित। देखिए, वो तो हमारा क्या है, वो तो हमारा क्या है, बिजनेस के सेक्टर की बात है। हम कॉमन मैन की बात कर रहे हैं। हम आपके जेब पे असर की बात कर रहे हैं। हमारे आपकी जेब पे सरकार कैसे क्या है प्रतिबंध लगा सकती है, पैसे के फ्लो को कैसे कंट्रोल कर सकती है। सोचिए सोचिए, बहुत ही कॉमन है। मैं भी अभी नाम ले दूंगा तो आप लोग तुरंत उछल जाएंगे कि सर हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं। देखिए, हम लोग हर महीने जॉब करते हैं, हमारी सैलरी आती है, ठीक है ना। तो सरकार क्या करती है, सरकार क्या करती है, हमसे टैक्स वसूलती है। या तो इनकम टैक्स वसूलेगी और जीएसटी लेगी, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करती है, घटाती बढ़ाती रहती है। आपने अक्सर देखा होगा, हमारा जब वित्त वर्ष स्टार्ट होता है तो बजट आता है। आकाश वेलकम, विवेक वेलकम, है ना। तो क्या आता है, बजट आता है। बजट में आप अक्सर क्या हम लोग वेट करते हैं कि हमारा क्या हो, इनकम टैक्स की दरें क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। तो इनकम टैक्स की दरें अगर घटेंगी तो हमारे हाथ में पैसा बचे बढ़ेगा कि गिरे कम होगा, बताइए। रुपीज हमारे हाथ में अधिक होगा कि कम होगा? अगर सरकार ने मान लीजिए इनकम टैक्स की दरें हमारी 10% है, और आपकी सालाना इनकम क्या है, 10 लाख रुपए है ना, 10 लाख रुपए है। रेवेन्यू पॉलिसी नहीं, रेवेन्यू नहीं, टैक्सेशन, टैक्सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, राजस्व की बात कर रहा हूं मैं। राजकोषीय पॉलिसी क्या है हमारी, राजस्व की बात हो रही है, करों की बात हो रही है। रेवेन्यू भी कर है तो रेवेन्यू क्या है,
रेवेन्यू हमारा राजस्व में आ जाएगा। ये क्या कर की बात हो रही है। सरकार क्या कर रही है, इनकम टैक्स को घटा बढ़ा रही है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सरकार ने इसको 10% की जगह 8% कर दिया, तो अब आपको क्या करना पड़ रहा है। पहले आप जहां 1,000 रुपए दे रहे थे इनकम टैक्स, अब कितना देना पड़ रहा है आपको, 80,000 रुपए देना पड़ रहा है। यानी कि आपकी जेब में 20,000 रुपए अतिरिक्त बच रहा है खर्च करने के लिए। तो सरकार ने क्या करा, हमारा सेविंग अधिक हो रही है, बिल्कुल, और आपको खर्च करने के लिए भी पैसे आपके पास अधिक बच रहे हैं। अरविंद वेलकम। ये सुनो, बात समझ में आई कि नहीं आई। हमारे पास क्या बच रहे हैं, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं खर्च करने के लिए। सेम इसी का अपोजिट आ जाता है किसमें, सेम इसी का हमारा क्या है, जीएसटी में आ जाता है। जब भी कोई प्रोडक्ट पे आपने देखा, कोई भी सेक्टर है हमारा, कोई भी सेक्टर हो गया या कोई भी प्रोडक्ट हो गया, उसकी सेल डाउन जा रही है, यानी कि उसका मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट उसका अगर गिर रहा है, तो सरकार क्या करती है, उस पर जीएसटी की दरें घटा देती है। ये सुनो, आपने देखा होगा हमारा क्या होता है, हर महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, हर महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है। उसमें सरकार क्या करती है, कई सामानों को 18% के स्लैब की जगह 5% में ले आती है। ये सुनो, कई बार क्या होता है, हमारी जो 18% वाली चीजें हैं, उसको किसमें ले आती है, 5% वाले में ले आती है। और कई बार क्या होता है, 5% वाले को 18% में ले जाती है। यानी कि क्या हो रही है, उसके सेल को क्या कर रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। यस और नो। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, उस प्रोडक्ट की सेल क्या हो रही है, घट रही है और बढ़ रही है। इससे इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताइए। देखिए, दिमाग, इकोनॉमी हमेशा क्या है, सोचने का कंटिन्यूअस, अगर थॉट प्रोसेस में आप इसको बिल्डअप करोगे तो क्या होगा, तो आपका इकोनॉमी में सब कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप हो जाएंगे, क्वेश्चन चाहे जैसे भी फ्रेम होके आ रहा हो, आप उसको डायरेक्टली वहां से एड्रेस कर लोगे उसको, है ना, पड़ेगा। तो ये हमारा क्या फिजिकल पॉलिसीज होती हैं, क्लियर है। तो ये हमारी क्या फिजिकल पॉलिसीज है। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब आप देखिए, कोई भी सरकार, अभिषेक वेलकम, कोई भी सरकार के पास, कोई भी देश में क्या है, दो टूल हो गए। एक हमारा क्या हो गया, रिजर्व बैंक के पास हो गया, और सरकार के पास हो गया। ये दोनों क्या करती है, कंटिन्यूअस क्या करती हैं, हमारे चेंजेस करती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, देश में हमारी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, हमारे जीडीपी में असर पड़ता है, मुद्रास्फीति में असर पड़ता है, साथ ही साथ जो हमारी तरलता है, नगद की तरलता है, उस पर भी असर पड़ता है। विनीत वेलकम। किसी बच्चे को डाउट इसमें, कैसे हमारा आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, ये हमने कल की क्लास में देखा था। और गवर्नमेंट के केस में हमारा क्या है, सिंपल क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस में घटा रही है, बढ़ा रही है, और इसी तरह क्या कर रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी क्या कर रही है, घटा रही है, बढ़ा रही है। मीरा जी वेलकम। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक और इसके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। इसमें ज्यादा मतलब, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप क्या करते हो, उसको डायरेक्टली अप्लाई करके क्या करते हो, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो इन सब क्वेश्चंस को। इसमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब बताइए, किस दिन में आप लोग, कई बच्चे मैसेज कर रहे थे, इकोनॉमी से 2-3 टॉपिक में डाउट आ रहा था। कौन कौन से टॉपिक में डाउट आ रहा था आपको, दिन में इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स में डाउट आ रहा था आपको। डब्ल्यूटीओ के लिए आप लोग मैसेज कर रहे थे एक तो, डब्ल्यूटीओ के बॉक्सेस का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, वो सबको क्लियर है कि नहीं है। कर्व बताएंगे, अभी कर्व बताएंगे हमें, अभी कर्व पे जब पहुंचेंगे तो कर्व के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग। डब्ल्यूटीओ क्लियर है, डब्ल्यूटीओ में जो बॉक्सेस हैं हमारे सब्सिडीज वाले, वो क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है हमारी क्या, जो हमने देखा था फिजिकल पॉलिसीज, वो भी सबको क्लियर है, और मॉनेटरी पॉलिसीज दोनों क्लियर है ना। चलिए, इसमें डाउट है, ग्रीन एम्बर रेड और ब्लू में डाउट है क्या अमित, बताइए, इसमें डाउट है क्या। इसका डिफरेंस बता दें, चलिए इसका डिफरेंस बता देते हैं, और किसी को भी डाउट है इसमें। देखिए, हमारे पास क्या होता है, ट्रैफिक के सिग्नल जैसे होते हैं,
ट्रैफिक के सिग्नल कैसे होते हैं? रेड येलो ग्रीन होते हैं। ये सुनो, रेड येलो ग्रीन होते हैं। इसी के संबंध में हमारा क्या है, 3 कलर के डब्ल्यूटीओ ने सब्सिडीज बना रखी हैं। पहली हो गई रेड, श्रुति वेलकम। दूसरी हो गई अंबर यानी कि ऑरेंजिश कलर, और तीसरी हो गई ग्रीन। ठीक है, तो ये 3 सब्सिडियां हमारी क्या होती है, सारे सेक्टर्स में वैलिड होती है अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर। यानी कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसको छोड़ करके बाकी सब में हमारा ये 3 कलर वैलिड होता है। एग्रीकल्चर में रेड कलर को रिप्लेस कौन सा कर देता है? ब्लू कलर रिप्लेस कर देता है। ब्लू कलर रिप्लेस कर देता है। बाकी एज इट इज रहते हैं हमारे, अंबर हो गया या तो फिर ग्रीन हो गया। ठीक है, जैसे हमारे ट्रैफिक लाइट्स में होती है चीजें, ये किस में हो जाता है? ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे ट्रैफिक लाइट्स में होता है चीजें, उसी तरह हमारी सेम चीजें यहाँ पर होती हैं कि रेड का मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी क्षेत्र में या किसी भी प्रोडक्ट पे अगर सब्सिडी को रोकना है, उस पर रोकथाम लगानी है, यानी कि उसके प्रोडक्शन पे क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है, तो हम लोग उसको रेड कैटेगरी में डाल देते हैं कि यानी कि अगर आप उस चीज को उगा रहे हो या उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से आपको 0 पैसे की मदद मिलेगी। मतलब अगर मान लीजिए आपने, हाँ, टू स्टॉप द सब्सिडी, मान लीजिए आपने कहा कि मैं आईफोन बना रहा हूं, तो सरकार ने कहा हमें आईफोन की जरूरत ही नहीं है देश में, उसको रेड रेड बॉक्स में डाल दिया। तो उसमें क्या, आपको किसी प्रकार की सरकार की तरफ से छूट नहीं मिल रही है, उसमें आपको सरकार की तरफ से कोई भी मदद या छूट नहीं मिल रही है। ठीक, और वहीं अगर किसी भी चीज पे सब्सिडी को हम रिड्यूस करते हैं, यानी कि उस पे क्या करते हैं, एक्शन को थोड़ा टाइट करते हैं, तो उसको हम लोग किसमें डालते हैं, अंबर बॉक्स में डालते हैं। क्लियर, यानी कि हमने क्या करा, सब्सिडी को क्या करा, सब्सिडी को लिमिट करने की कोशिश करी, यानी कि उसमें थोड़ी रोकथाम लगाने लगे। क्योंकि क्या हो रहा है, अगर हम सब्सिडी पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्शन इतना लार्ज हो जाएगा कि डिमांड एकदम से गिर जाएगी, है ना। अगर सप्लाई हमारी किसी भी चीज की एकदम से बढ़ जाती है और डिमांड कांस्टेंट रहती है, तो क्या होगा, प्राइस गिरेगा कि नहीं गिरेगा? डिमांड कांस्टेंट है तो प्राइस गिरेगा कि नहीं गिरेगा? प्राइस गिर जाएगा। और जो भी सेक्टर के बनाने वाले लोग हैं, यानी कि इस सेक्टर से जुड़े जो भी लोग हैं, उनका सबका नुकसान हो जाएगा, है ना श्रुति, है ना मित्र? ठीक है, पंडित मदन मोहन मिश्रा जी वेलकम। ठीक है, तो ये सरकार क्या होती है, ये सब चीजों को देख करके डब्ल्यूटीओ से सब्सिडी की डिमांड करी जाती है। ठीक है, और इसके बाद ग्रीन क्या होता है, जो सब्सिडी में क्या है, जिसमें क्या कंटिन्यूएशन में आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो अपने पब्लिक को, अपने किसानों को या किसी भी क्षेत्र के लोगों को, कि वो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करते रहे और उसकी ग्रोथ बढ़ ही रहे, तो वो हमारा क्या है, वो ग्रीन में आ जाता है। ठीक है, तो ग्रीन का और अंबर का कॉन्सेप्ट हमारे सारे क्षेत्रों में कॉमन रहता है, बस रेड का कॉन्सेप्ट को रिप्लेस कर देता है ब्लू बॉक्स एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में ब्लू बॉक्स क्या करता है हमारा, इसको कंट्रोल कर देता है। ठीक है, ब्लू बॉक्स को रिप्लेस कर देता है। ब्लू बॉक्स कैसे रिप्लेस करता है आप देखेंगे अगर, तो मैंने आपको क्या बताया, अंबर में क्या किया हमने, लिमिट लगा दी। मान लीजिए हमारे पास 2 फील्ड्स हैं, एक फील्ड ये है और एक फील्ड ये छोटे साइज की है। ये किसान जाएगा सरकार के पास, तो सरकार से क्या लेगा, अपने एरिया के हिसाब से सब्सिडी लेगा। तो मान लीजिए इसको जो 100 रुपए सब्सिडी मिल रही है, तो इसको कितनी मिलेगी, 1000 रुपए, जिसकी वजह से क्या है, इसका प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन ब्लू बॉक्स में क्या होता है, हम प्रोडक्शन पे लिमिट लगा देते हैं, प्रोडक्शन पे लिमिट लगा देते हैं कि यानी कि अगर कोई भी किसान आ रहा है, तो हम बस उसको 50 रुपए की ही सब्सिडी देंगे, चाहे वो हमारा कितना भी बड़ा किसान हो, चाहे ये हो चाहे ये हो। तो अगर ये आ रहे हैं तो इनको भी 50 रुपए मिलेगा, और ये आ रहे हैं इनको भी 50 रुपए मिलेगा। कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सब बराबर पे है। तो इससे क्या होगा, जो कम साइज का एरिया का किसान होगा उसका प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, बन बन जाएगा। हाँ, रुकना है क्योंकि लिमिट में, प्रोडक्शन में लिमिट लगा दे रहे हैं हम, खपत उसका जो हमारा क्या है, उत्पादन पे हम रोक लगा रहे हैं बेसिकली शिवम, है ना। और इसमें क्या हो रहा है, अगर आप देखिए, अगर मैं आपको 50 बीज देता हूँ, 50 बीज ही दे रहा हूँ, सीड्स दे रहा हूँ, तो हमारे कितने पेड़ निकलेंगे।
हाँ, बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं अमित। अगर मैं आपसे ऐसे सोचिए ना, अगर मैंने आपको 50 बीज दिए, 50 सीड्स दिए तो आप कितने पेड़ उगा सकते हैं? 50 ही तो ट्री निकलेंगे उसमें से। ऐसा तो है नहीं कि 55 ट्री निकल आएँगे। येस और नो? तो इसी तरह ये सब्सिडी क्या है? हमने एक लिमिट लगा दी कि चाहे आपका एरिया 1000 एकड़ का हो, चाहे 100 स्क्वायर फीट का हो। तो अगर 50 बीज लगाने की क्षमता है, तो उसमें 50 ही पेड़ निकलेंगे, 51वां पेड़ नहीं निकलेगा। इससे आप समझ लीजिए इसको। तो वो हमारा क्या ब्लू बॉक्स है, यानी कि उत्पादन पे हमने लिमिट लगा दी है। ठीक है? परसेंटेज वाइज़ नहीं लगाई, उत्पादन की क्वांटिटी पे लिमिट लगा दी हमने। ठीक है? तो ये हमारा होता है ब्लू बॉक्स। तो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं है इसमें और ना ही कोई ट्रिकी है। देखिए एग्जाम्पल से हमेशा समझ के चलेंगे तो गड़बड़ी नहीं करेगा कभी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? बताइए, कोई और डाउट हो तो बताइए, अभी तक जो चीजें पढ़ी है हमने, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया मित्र। और किसी बच्चे को डाउट? आज हम लोग दिन में पढ़ रहे थे, नेशनल इनकम को डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए, नेशनल इनकम जब हमारी बनाई जाती है, निकाली जाती है, ओके वेरी गुड श्रुति, तो हमारा कुछ इंडेक्स और मेजरमेंट्स किए जाते हैं। हाँ, मेजरमेंट किए जाते हैं इन्फ्लेशन के लिए। इसका आपने नाम भी सुना होगा। कौन कौन से हमारे इंडेक्स पब्लिश होते हैं? कोई 3 इंडेक्स के नाम बताइए जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में चलते हैं और जिससे हम महंगाई का पता लगाया जा सकता है। 3 मेजर इंडेक्स का नाम बताइए, और 3 ही है ही, वैसे मेजर क्या माइनर भी हमारे 3 ही हैं। बताइए। WPI का नाम सुना है किसी ने? WPI। हाँ, होलसेल प्राइस इंडेक्स। दूसरा कौन सा है? CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। प्रभात वेलकम। और तीसरा कौन सा है बताइए? हमारे 3 मेजर इंडेक्स होते हैं जो हमेशा क्या होता है न्यूज में चला करते हैं। पहला हो गया हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और तीसरा कौन सा है बताइए, जो न्यूज में अक्सर चला करता है? इसका नाम सुना है? IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हाँ, सुना है ना? हाँ। तो ये 3 हमारे मेजर इंडेक्स होते हैं। कौन कौन को कौन पब्लिश करता है? इसको कौन पब्लिश करता है? चलिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है बताइए? देखते कितना आप लोगों ने फैक्चुअल पढ़ा है। CSO पहले का बताइए। रॉन्ग रॉन्ग, चलिए रॉन्ग हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन ही आप लोग का रॉन्ग हो गया। CSO क्या क्या पब्लिश करता है? CSO हमारा क्या पब्लिश करता है? ये पब्लिश करता है और ये पब्लिश करता है। अब बताइए। NSSO? नहीं, NSSO भी नहीं है, NSSO भी नहीं है। और बताइए, सोचिए। रेखा जी वेलकम। हाँ वेरी गुड प्रभात। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड्स, यानी कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड्स में आते हैं। वेलकम रिद्धि, है ना? तो जो हमारा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड्स में आते हैं, उनके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। अच्छा देखिए, तीनों को पब्लिश करने का अलग अलग क्या मतलब है, बता सकता है कोई? तीनों को हम अलग अलग पब्लिश कर रहे हैं, इसका क्या मुख्य कारण है? ऐसा क्यों है? हम चाहे तो इसको पब्लिश करके निकाल लें, या इससे निकाल लें डेटा, इससे निकाल लें। तीनों से क्या डिफरेंस आ रहा है? पहले वाले का क्या डिफरेंस है? अच्छा, पहले वाले का मेन पर्पस क्या है?
नहीं 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 नहीं, उसमें सर्विसेज तो नहीं आता, सेवा नहीं आती इसमें। हाँ शिवम, होलसेल की बात कर सकते हैं। देखिए, होलसेल का मतलब क्या हुआ? होलसेल का मतलब क्या हुआ? यानी कि थोक में ले रहे हैं। तो यानी कि इसमें जो भी मटेरियल हमारा इनिशियल अर्ली स्टेजेस में, यानी कि फैक्ट्री से निकलते वक्त जो उसका दाम होता है, उसकी कीमत क्या है, वो चीजें जो होती है वो दर्शाती है महंगाई का स्तर क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपने आटा की एक बोरी पैक करी 10 किलो की, तो आज की डेट में जब फैक्ट्री से निकल रहा है प्रोडक्शन के बाद, 10 किलो आटा मान लीजिए 300 रुपए का है, तो वो हमारा 300 रुपए हो गया। 3 महीने के बाद हो सकता है प्रोडक्शन के टाइम पे 350 रुपए हो जा रहा हो, तब जाते जाते धीरे धीरे आगे रेट बढ़ रहा हो। इससे क्या पता लग रहा है? देखिए, अभी कमोडिटीज पे आएंगे। देखिए, देखिए ये कोई अगर हमारी फैक्ट्री है, तो कोई भी चीज अगर यहाँ से 10 रुपए की चलती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में उसका कुछ भाड़ा बढ़ लगता है। तो यहाँ पहुंच करके वो मान लीजिए 12 रुपए हो गई। 12 रुपए के बाद क्या हुआ, हमारा जो शॉपकीपर है वो अपना प्रॉफिट कमाता है। यस और नो? यहाँ पे 15 रुपए हो गई। यही तो होता है। ये कोई भी फैक्ट्री से अगर माल चल रहा है हमारा, ये फैक्ट्री हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मिडिल स्टेज हो गई। और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारी शॉप हो गई, शॉप हो गई या आउटलेट हो गया जहां से हम खरीद रहे हैं। यही, यस और नो? यही तो होता है हमारा साइकिल कोई भी सामान का। हाँ, वैल्यू एडिशन हो जाता है हर स्टेज में। तो कोई भी चीज हमारा होलसेल मार्केट पे, यानी कि यहाँ पे जब निकल रही है तो इसका दाम क्या है। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि प्रोडक्शन के समय हमारी कीमतें में उछाल आया है कि नहीं आया है। बात समझिएगा, बहुत गहरी बात है। अगर हमने कोई भी चीज को ब्रेकआउट कर लिया, तो यहाँ पे अगर हम दाम देख रहे हैं आज ये 10 रुपए है, हो सकता है 6 महीने के बाद क्या हो रहा है, पीछे से ही दाम इसको ज्यादा आ रहे हो, तो प्रोडक्शन रेट 12 रुपए हो जा रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि यहीं से हो जा रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सरकारें क्या है, अलग अलग जगह पे क्यों चेक कर रही है, ताकि उसको पता लगे दाम बढ़ने का कारण क्या चीज है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मान लीजिए हम यहीं पे कहें कि आज 15 का है, 17 रुपए हो गया, तो आप पता कर सकते हैं कि किसकी वजह से बढ़ा है। क्या फ्यूल की वजह से बढ़ा है क्या, कि रॉ मटेरियल की वजह से उसका दाम से 17 रुपए हुआ है क्या? प्रदीप जी वेलकम, गुड गुड इवनिंग। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कंफ्यूजन है तो नो लिखिए, नो लिखिए। अगर नहीं समझ में आया नो लिखिए, दोबारा से बताते हैं एग्जाम्पल से। नहीं आया श्रुति, चलिए। देखिए आकाश, अगर देखिए मान लीजिए आज हमारी है 19 दिसंबर तारीख है, ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। देखिए, आज मैंने आपसे कहा कि आप डेयरी मिल्क की एक चॉकलेट मेरे लिए खरीद लाइए, ठीक है। आप गई लेने, आज हमारा 19 दिसंबर को वो चॉकलेट हमें मिली, मान लीजिए 50 रुपए की, ठीक है, 50 रुपीज की मिली। और फिर आप 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन गई, और वो चॉकलेट उसने दी आपको कितने की, 55 रुपए की। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इसके 5 रुपए जो दाम बढ़े हैं, उसका कारण क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं इसका रीजन क्या है, कि 5 रुपए इसके दाम क्यों बढ़े हैं, क्या कारण है, बता सकते हैं? कोई बच्चा बता सकता है कि इसका दाम क्यों बढ़ा है? ये सुनो, कि आज 50 रुपए है, कल 55 रुपए हो गई, दाम बढ़े हैं ना। तो हम लोग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में क्या कारण है? हमें अगर हमें अगर नीतियां बनानी है, अगर हम सरकार है, हमें नीतियां बनानी है, या आरबीआई है, हमें पता होना चाहिए कि दाम बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। हाँ, रॉ मटेरियल भी बढ़ सकता है, डिमांड बढ़ सकती है, डिमांड बढ़ सकती है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ सकता है। कुछ कुछ नहीं कह सकते। कुछ श्योर है आप? कोई बच्चा श्योर है कि डिमांड बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? मान लीजिए मैं ये बात कर रहा हूं आपसे, कोई बाराबंकी के गांव में, बाराबंकी के गांव में बात कर रहा हूं, तो वहां की डिमांड बढ़ सकती है? बताइए। अगर मैं आपसे बात करूं, ये बाराबंकी के गांव की बात करूं, तो क्या वहां पे दाम डिमांड बढ़ सकती है? तब वहां क्यों 55 रुपए हो गया? गुड इवनिंग शिवांगी, कैसे हो? बताइए। बाराबंकी में दाम बढ़ रहा है तो दाम पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हमें बीमारी का कारण ही नहीं पता है कि दाम क्यों बढ़ रहे हैं। हो सकता है प्रोडक्शन कम हो गया हो सकता है फ्यूल के दाम बढ़ गए हो।
तो इसीलिए क्या करती है सरकार, अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग लेवल पे। प्रणाम शिवांगी, मैं भी अच्छा हूं, आप लोग की दुआओं से फर्स्ट क्लास। देखिए, अब देखिए, अगर मैंने आपके सामने ये चित्र बना दिया, फैक्ट्री से, फैक्ट्री से हमारी जो कैडबरीज की चॉकलेट चली तो 30 रुपए था दाम, होलसेलर के पास आया या फिर मीडिएटर के पास आया तो इसका दाम बढ़ करके हो गया 35 रुपए, शॉपकीपर के पास आया तो हो गया 45 रुपए और उसने आपको 50 रुपए में बेच दी। एक टाइमलाइन। दूसरा देखिए, यहां से 30 ही रुपए में चली, यहां पे क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में हमारा क्या हो गया, यहाँ 40 रुपए हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा 48 रुपए हो गया, अब ये 55 में बेच रहे हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि इसमें क्या कारण है दाम बढ़ने का, ये सुनो, इन दोनों में हमारा कारण क्या है दाम बढ़ने का, किस स्टेज में दाम बढ़ा है। अगर हम इस स्टेज को माने 1 स्टेज, इसको 2 माने और इसको 3 माने, कौन सी स्टेज में हमारे दाम बढ़ रहे हैं, अब बताइए 1 2 या 3 में किसमें बढ़ रहे हैं, 2 में बढ़ रहे हैं, क्या कारण है 2 में बढ़ने का, वेरी गुड। 3 में कैसे बढ़ रहे हैं शिवम, दाम देखिए ना, जहां पहले 35 रुपए में पहुंच रही थी चॉकलेट, अब 40 में पहुंच रही है ना। तो कारण क्या है, फ्यूल के दाम हो सकता है बढ़ गए हो, ये सुनो, या फिर लेबर या ढुलाई का दाम बढ़ गए हो, यही दो कारण हो सकते हैं। अब समझ में आया, तब जाकर के 55 रुपए में बिक रही है हमारी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए अलग अलग पॉइंट पे सरकारें जो है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करती हैं ताकि उनको एग्जैक्ट पता रहे। हाँ बिल्कुल, इसीलिए सरकारें क्या है अमित, अलग अलग पॉइंट पे इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति को चेक करती हैं कि किस स्तर पे हमारी मुद्रास्फीति बढ़ी है एक्चुअल में, क्या कारण है, क्या हमारा लैंड लैंड के रेंट बढ़ गए हैं, लेबर बढ़ गई है ना, रॉ मटेरियल बढ़ गया है ना। अगर ये सब वही रहा है तो यानी कि फिर डिमांड बढ़ गई है, अगर ये सब कांस्टेंट है हमारा तो क्या है, या तो डिमांड बढ़ गई है तो मुनाफा ज्यादा ले रहा है दुकानदार, यस और नो, बताइए श्रुति रिद्धि, समझ में आया रिद्धि आपको, है ना आकाश। ठीक है, ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है, देखिए इसीलिए क्या हो रहा है, हम लोग होलसेल पे कर रहे हैं, होलसेल प्राइस निकाल रहे हैं कि क्या है, जब होलसेल पॉइंट पे जब हम चीजों को देख रहे हैं तो वहां पे दाम क्या है, यानी कि फैक्ट्री के दरवाजे पे प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, तो उसके लिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डब्ल्यूपीआई निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर हम जो हमारे उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता के पास यानी कि यहाँ पे दाम बढ़ रहे हैं तो क्या निकाल रहे हैं, सीपीआई निकाल रहे हैं, है ना। और क्या है, आईआईपी यानी कि रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल यानी कि 8 कोर सेक्टर्स की बात करें तो वहां पे आईआईपी निकाल रहे हैं कि यहाँ पे जो इनपुट हो रहा है वहां पे दाम अगर क्या बढ़ रहे हैं तो क्या कारण है, समझ में आया। इसीलिए अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग चीजों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी क्या होती है, एक बास्केट बनाई जाती है, एक हमारा क्या है, एक सेट ऑफ आइटम्स बनाया जाता है जिसको बार बार साल में हम लोग हर 3 3 महीने पर चेक करते हैं कि अब इसके दाम बढ़े, अब इसके दाम बढ़े या घटे, तो उससे हमें मुद्रास्फीति या महंगाई का अनुमान होता है। क्लियर है सबको। हाँ, सीपीआई में देखिए, सीपीआई में कई कारण है, देखिए सीपीआई भी हमारी क्या है, 2 3 तरह से निकाली जाती है। पहली सीपीआई कौन सी होती है, सीपीआई एट अर्बन यानी कि शहरी इलाकों में हमारा क्या कंज्यूमर प्राइस क्या है, और सीपीआई रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो दोनों इलाकों में हम निकालते हैं तब हमें पता लगता है कि शहर में हमारा अब हो सकता है, देखिए अब आप एक बात बताइए, हमारे यहाँ शहर में आप देखते होंगे जो फ्रूट्स में खास तौर पे जो एप्पल्स आते हैं, सेब आते हैं, अनार क्या होते हैं, 12 मौसम मिलते रहते हैं, यस और नो। सेब अनार क्या हो गया, 12 मौसम मिलते रहते हैं, 200 रुपए किलो 300 रुपए किलो मिलता है, लेकिन गाँव में नहीं मिलेगा क्योंकि गाँव में लोग खरीदेंगे नहीं, डिमांड ही नहीं है उसकी। तो जैसे जैसे डिमांड होती है उन चीजों को ये लोग कंपेयर करते हैं ताकि क्या है, हम पूरे साल भर किसी भी चीज का डिटेल निकाल सकें कि दाम बढ़ रहे हैं घट रहे हैं क्या है। तो इसीलिए इन्होंने क्या कर रखा है, टोटल कुछ सेट ऑफ आइटम्स बना रखे हैं
जिसको ये साल भर कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं और उसके कंक्लूजन के हिसाब से क्या निकालते हैं, इसके दामों को निकालते हैं। अगर मैं डिटेल में बात करूं तो WPI में हमारे कितने आइटम्स की लिस्ट बनाई गई है? WPI में लगभग हमारे 697 गुड्स को इंक्लूड किया गया है। क्लियर? लगभग 697, लगभग 700 आइटम्स हमारे इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड अमित। और प्रभात ने भी पहले बता ही दिया था, वेरी गुड प्रभात। ठीक है, अगर हम CPI रूरल या अर्बन की बात करें, इसमें कितना है? रूरल में कितना है बताइए, किसी ने पढ़ा है? 448 आइटम्स, 448 आइटम्स है ग्रामीण क्षेत्र में। और आपको जान के हैरानी होगी, हमारे शहरी में कितना है? 460। सिर्फ 12 आइटम का डिफरेंस है हमारा, क्योंकि शहर में और गांव में क्या है, काफी अंतर होता है हमारी लग्जरी आइटम्स का। नहीं, अब उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, इंडस्ट्रियल वर्कर वाला, और हमारा जो दूसरा वाला है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया प्रभात। अब जो है सरकारें सिर्फ दो निकालती हैं, अर्बन और रूरल निकालती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर का डिसकंटिन्यू कर दिया गया हमारे यहाँ, पहले निकाला जाता था। ठीक है, और इसमें कितने आइटम्स रहते हैं? IIP में कितने रहते हैं? इसमें हमारे 407 आइटम्स हैं। ठीक है, तो इसका फैक्ट्स याद कर लीजिएगा, कौन पब्लिश करता है, किसमें कितने ज्यादा आइटम्स हैं, इसको, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। पुष्पेन जी वेलकम। हाँ, अभी प्रभात पहुंचेंगे बेस ईयर पे, बेस ईयर बताएंगे, अभी आएंगे आएंगे। पहले बेसिक चीजें समझ लीजिए, बेस ईयर पे आते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग नापते हैं। गुड इवनिंग पुष्पेंद्र, कैसे हैं आप? इतना क्लियर है, नोट कर लिया सबने? अब देखिए, अगर मैं आपसे कोई चीज की बात करूं, अच्छा, अरे दिन में तो क्लास रहती है हमारी, 1 बजे वाली क्लास में भी आप नदारत रहती हैं, 1 बजे वाली क्लास में भी नदारत रहती हैं। हाँ बताइए प्रभात, बिल्कुल। बताइए बताइए प्रभात। बताइए, DPIT को कौन सी मिनिस्ट्री करती होगी? सोचिए, कॉमन सेंस से सोचिए। ट्रेड कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ट्रेड जो है हमारा किस मिनिस्ट्री? हाँ प्रभात, MCQ कराएंगे, MCQ वाली क्लास कराएंगे। अभी एक बेसिक रिवीजन क्लास रख रहे हैं ना, जो RO की वैकेंसी आई है, उसके लिए बच्चों का थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करा रहे हैं बेसिकली। MCQ रहेगा हमारा, MCQ के सेशन रहते ही है मेरे। वो तो मैंने ये नई इनिशिएटिव पहली बार स्टार्ट किया है, तो जो बच्चे पुराने जुड़े हैं, जैसे प्रज्ञा वगैरह है, वो तो जान ही रही है कि पहले तो मैं MCQ ही कराता था सिर्फ। तो थ्योरी क्लास इसीलिए कराई ताकि स्पेशल क्लासों को बच्चों को थोड़ा अंदाजा मिले कि प्लस पे हम लोग किस तरह की थ्योरी कवर कर रहे हैं, है ना? थैंक यू प्रभात, थैंक यू। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इंडस्ट्रियल ट्रेड कौन सी करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या करेगी? वो हमारा क्या चीज कवर करेगी? स्टैटिस्टिक्स, बताइए। उसके अंदर CSO आएगा। थैंक यू शिवम। अच्छा अच्छा, बिटिया की तबीयत खराब थी। ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। उसके अंदर CSO आता है। ठीक है, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आएगा, समझ रहे हैं? देखिए, मैंने तभी क्या बोला, ट्रेड, व्यापार। व्यापार किसके अंतर्गत आएगा हमारा? वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आएगा ना। तो उससे याद रखिए, वाणिज्य क्या है, व्यापार क्या है, वाणिज्य का काम है ना, तो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। क्लियर? ठीक है, और CSO क्या है? CSO क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आएगा। दोनों के मंत्रालय अलग है। देखिए, एक ही मंत्रालय होता तो इसको भी CSO को दे देते। इसको फिर क्यों देते हैं? हमारा वाणिज्य के अंदर, हमारे व्यापार मंत्रालय के अंतर्गत क्यों करते? इसी को दे देते,
है कि नहीं? एक ही मंत्रालय में अलग अलग ऑफिस को थोड़ी ना काम देते हैं कि दो तुम नाप ही रहे हो, तीसरा भी दूसरे को दे दिया। क्लियर है? कॉमन सेंस भी थोड़ा सोचा कीजिए चीजों में, ठीक है? चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारा जो वो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसके अंतर्गत हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज आती है, मतलब सबसे 8 सबसे बड़ी क्या कहते हैं जो सेक्टर्स है जो कि हमारे सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, तो उसकी भी क्रोनोलॉजी याद रखिए किस सेक्टर का वेटेज कितना ज्यादा है, वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ना? वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है तो हमारे इसके अंदर कितनी टोटल 407 है, लेकिन 8 सेक्टर ऐसे हैं जिनका वेटेज सिर्फ 40% के आसपास है। क्लियर है? अगर आप बात करोगे, हाँ शिवम बता रहे हैं, वही बताने जा रहे हैं अभी मैं। जैसे कि हमारा आईआईपी है, ये हमारे टोटल कितने हैं इसमें 407 इसके अंदर हमारे आइटम्स हैं, लेकिन 8 आइटम्स ऐसे हैं जिसका वेटेज ही हमारा अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास है। कोई बता सकता है ऐसे कौन कौन से सबसे ज्यादा वेटेज वाले कौन कौन से चीजें हैं? ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। देखिए सबसे ज्यादा वेटेज वाला है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरीज। इसको फ्रेश पेज पे लिख लीजिए, या इसको इरेज करके यहीं लिख देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं, और एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया सबसे ज्यादा वेटेज वाली इंडस्ट्री कौन सी है। हाँ, पेट्रोलियम रिफाइनरी का कितना वेटेज है बताइए, वेटेज भी नोट करते रहिएगा। वेटेज कितना है इसका? अप्रोक्सीमेटली 28% के आसपास। ठीक है? जो 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 40% है उसको हम लोग 100 मान के चल रहे हैं, उसमें से मैं बता रहा हूं आपको, जो 40% वेटेज है उसको अगर हम 100 माने तो उसका 28% की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है? इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी कि जो बिजली उत्पादन है हमारा, उसकी बात है। इसका वेटेज कितना है? लगभग 19.85%। इसके बाद किसका वेटेज है बताइए? इसके बाद किसका वेटेज है? नहीं याद है? स्टील। याद रखिए इस सबको, बाई बाई हार्ट याद रखिए। इसके बाद क्या है? हमारा कोल है। ठीक है? कोल के बाद क्या है? नेचुरल गैस है हमारा। ठीक है? नेचुरल गैस के बाद क्या है हमारा? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन जो है हमारा 6.88%। ठीक है? क्रूड ऑयल के बाद क्या है हमारा? सीमेंट है। लास्ट क्या? फर्टिलाइजर 2.63%। क्लियर है? ये टोटल हमारा 8 सेक्टर का वेटेज है। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पर्सपेक्टिव से कई बार पूछा भी गया है। आप में से कई बच्चों को बता देते हैं हमारा 23 तारीख और 21 तारीख से 2 फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो जिन बच्चों को अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अवेल करना हो, आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। इस समय काफी अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं। ठीक है? और ये बैच हमारा 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसमें विपुल सर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे, विपिन सर आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे, अमरनाथ सर हिंदी पढ़ाएंगे, और अंकुल यादव सर आपको इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, और मैं आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा। और मेरी क्लासेस जो है इसकी आपके 26 जनवरी से स्टार्ट हो रही है दिन में 2 बजे से। ठीक है? और ये बैच जो है लोअर पीसीएस का, जो कि 23 तारीख से शुरू हो रहा है, इस पे दीपांकर सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, अभिनव सर हिंदी पढ़ाएंगे,
आकांक्षा मैम हिस्ट्री पढ़ाएंगे, प्रिंस सर आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, और मैं आपको इंडियन इकोनॉमी। तो ये बैच हमारा जो है 12 बजे से शुरू हो रहा है 6 जनवरी को। और इस बैच में मैं क्या करूंगा, थ्योरी क्लास पढ़ाऊंगा प्लस पर सारी थ्योरी क्लास रहेगी पूरी। जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल बता रहा हूँ ब्रीफ में, वहां पे डिटेल में सब चीजें कवर कराई जाएंगी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे ये बैच चलेगा, सैटरडे चलेगा, सॉरी, हफ्ते में 6 दिन चलेगा। और उसके बाद एक दिन जो होगा हफ्ते में, हम लोग प्रीवियस ईयर पिछले 25 साल के सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने जो सोच करा है, प्लान करा है, इसमें आपको थ्योरी रहेगी वीक डेज में, और हफ्ते में 1 से 2 दिन 25 साल के प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज कवर करा देंगे, ताकि आपका क्या है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपके हो जाएंगे, नए क्वेश्चंस आते हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी रहेगी, तो वहां से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस बच्चे को भी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अवेल करना हो, तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। और आप मेरा डिस्काउंट कोड अगर यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आप मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उसमें भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो टोटल आपको 20% आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं कॉइन्स और कोड की मदद से। ठीक है, तो जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन है 6804 रुपए का पड़ेगा, और 1 साल का आपको 5600 का पड़ेगा। तो आज ही इसको अवेल करिए, और इसके लिए आप क्लास के बाद अनअकैडमी ऐप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जिसको भी कोई डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, शिवम देखते हैं क्या रहता है, नहीं होगा तो सैटरडे की क्लास प्लस वाली को जो रहेगी उसको एमसीक्यूज की क्लास में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सैटरडे की क्लास एक जो रखेंगे 5 डेज थ्योरी और एक दिन एमसीक्यूज करा देंगे, लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस एमसीक्यूज करा देंगे, तो प्रीवियस ईयर्स भी कवर हो जाएगा आपका, और आपके सारे क्वेश्चन जितने भी यूपीएससी से लेकर के लोअर पीसीएस तक के सब कवर करा देंगे। तो अलग से आपको क्या है, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं रहेगी। नहीं, 5 डेज थ्योरी रहेगी, एक दिन एमसीक्यूज रहेगा। क्लियर है, 5 डे थ्योरी रहेगी, एक दिन एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, तो कोई डाउट किसी को? तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और किसी टॉपिक पे कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए इससे रिलेटेड, है ना। नहीं तो सेशन को आज जल्दी एंड कर देता हूँ, थोड़ा सर में आज दर्द हो रहा है, तो इसको आज जल्दी एंड कर देता हूँ सेशन को। ठीक है, क्लियर है, तो इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, और आपको बता देते कल सुबह प्लस पे जो है 10 बजे जो है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास है, और दिन में 1 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होगी। ठीक है, तो 1 बजे आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास के लिए जुड़ जाइएगा, और जो भी डाउट हो अनअकैडमी ऐप पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, और जिसको भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो क्लास के बाद मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ज्योति वेलकम। ठीक है, तो इसको एंड करते हैं फ्रेंड सेशन को, आज थोड़ा सर में दर्द भी हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो इसको जल्दी एंड कर देता हूँ आज मैं सेशन को। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स जुड़ने के लिए, गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल।